नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे। आज की जो प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, पर्यावरण अध्ययन आपके ईवीएस की बात करेंगे, एनसीईआरटी के पैटर्न पर ये टॉप 30 क्वेश्चन जो है पूरा निचोड़ रहने वाला है। पूरे सिलेबस का, पूरे कंसेप्ट का निचोड़ रहेगा। और ये पेपर नंबर 12 मॉडल पेपर नंबर 12वां है, प्रैक्टिस पेपर नंबर 12 है। और इसमें हम 30 महत्वपूर्ण संपूर्ण कंसेप्ट से निचोड़ लेकर आए हैं। 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, नीचे जो है आप लोगों को कमेंट स्कोर के माध्यम से बताना है। एग्जाम के पहले तैयारी, धुआंधार तैयारी चल रही है, सिलेक्शन की तैयारी चल रही है, क्योंकि इस बार की सिलेक्शन 100% एंड 1% की बात करेंगे। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और इसके पहले प्रैक्टिस पेपर की आपको लिंक यहाँ पे दे दी गई है ऑलरेडी। सारे प्रैक्टिस पेपर के आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मंडला जिले में, सिवनी जिले में, सीधी जिले में या धार जिले में है? सभी कमेंट कीजिएगा। फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अगर आपका जवाब मंडला जिला है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के मंडला जिले पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? रिहद बांध, कोयना बांध, भाखड़ा बांध, नागार्जुन बांध? तो आप जानते हैं, समझते हैं, हम ये क्लास में आपके प्रश्न भी कर चुके हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जो हमारा बांध कहलाता है वह भाखड़ा बांध कहलाता है। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा भारत में बांध भारत के पंजाब राज्य में स्थित भाखड़ा बांध परियोजना है, जो सतलज नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 216 मीटर है और लंबाई 518 मीटर है और इस बांध पर विद्युत शक्ति पावर प्लांट भी लगे हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, लोकटक क्या है? दोस्तों, लोकटक एक घाटी है, नदी है, झील है या पर्वतमाला है? प्रत्येक प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का निचोड़ रहेगा। एनसीईआरटी के पैटर्न पर पूरा यह आपका प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है। तो लोकटक आपका एक क्या हो जाएगा, सभी कमेंट कीजिएगा। तो लोकटक साथियों और कोई नहीं, हमारी एक झील है जिसे हम लोकटक कहते हैं। लोकटक भारत के एक मणिपुर राज्य की झील है। लोकटक झील के समीप कैबुआ लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्य जीवन पार्क है। यह विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क कहाँ पर स्थित है, आपके मणिपुर राज्य पर स्थित है। कहाँ पर? कैबुआ लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय जीवन पार्क पर स्थित है। और इसी वन्यजीव अभयारण्य में संगाई डियर पाए जाते हैं। यह मणिपुर का राष्ट्रीय पशु भी है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात? गोकक, गरशोप्या, शिव समुद्रम, एना की बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल लाटेस्ट प्रश्न, संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो सबसे ऊंचा जो भारतीय जलप्रपात है वह गरशोप्या की बात करेंगे। जी हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है साथियों, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती, तैराकी? देखिए, खेल से संबंधित या खिलाड़ियों से संबंधित आ सकते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये भी जानना बहुत ही जरूरी। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो यह आपके तैराकी खेल से संबंधित हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है बेंगलोर में, देहरादून में, चंडीगढ़ में या कानपुर की बात करें, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, ग्रीन पार्क की बात करेंगे तो ग्रीन पार्क स्टेडियम आपके कानपुर शहर की बात करेंगे, कानपुर पर स्थित है। और काफ़ी सारे मैच हुए हैं और अभी जो T20 सीरीज आ रही है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन होने का, लेकिन इसके पहले हमें सिलेक्शन पाना है। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, प्रोटीन की, फाइबर की? सभी कमेंट कीजिएगा। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है? तो साथियों, फाइबर की भी आवश्यकता होती है। जी हाँ,
हमारे आहार में फाइबर एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। फाइबर कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है जो अनाजों, फलों और सब्जियों आदि में पाया जाता है। 8वां प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न, लाटेस्ट प्रश्न, सिलेक्शन वाले एकदम सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पे ले लाए गए। जी हाँ, तो नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह आपका सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, हथकरघा उद्योग या अखबारी कागज की बात करेंगे। जी हाँ, 5 सेकंड के लिए प्रत्येक प्रश्न पर आपको समय दिया जाएगा क्योंकि यह प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है। तो नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह आपका अखबारी कागज की बात करेंगे। जी हाँ, सन 1955 में नेपा नगर अर्थात मध्य प्रदेश में भारत का सर्वप्रथम अखबारी कागज निर्माण का कारखाना स्थापित किया गया। प्रश्न आ गया कि मध्य प्रदेश में भारत में जो या भारत का सर्वप्रथम अखबारी कागज का निर्माण कारखाना स्थापित किया गया है आपके मध्य प्रदेश के नेपा नगर पर किया गया है। जी हाँ, भारत का जो दिल कहे जाने वाला राज्य एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, मध्य यानी कि सेंटर और प्रदेश यानी राज्य की बात करेंगे। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। देश के कुल वन क्षेत्र, देश के वन आच्छादन का विनाश, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति की बात करेंगे, उद्धार की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल की बात करेंगे। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक भी आ चुका है कि ग्रीन अकाउंट का या ग्रीन अकाउंट का जो अर्थ होता है जो आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापता है वह प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति की बात करेंगे। तो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रदूषण और पर्यावरण क्षति आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन जो है जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट है? देखिए, जैव निम्नकरणीय हो गया, ठीक है, उच्चकरणीय, अवकरणीय, काफ़ी सारे इसके ऑप्शंस या प्रश्न के बदल सकता है क्योंकि एग्जामिनर का मूड क्या है। और काफ़ी सारे सेट बनते हैं एग्जाम पर कि काफ़ी बार ऐसा होता है, आप लोग देखते हैं कि पेपर आउट हो जाता है तो अदर सेट भी रहते हैं, ऐसा नहीं। तो निम्न में से कौन जो है जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट होता है? वह होता है ऊन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊन क्यों होगा? देखिए, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म द्वारा अपघटित, जो सूक्ष्म जीव द्वारा, किसके द्वारा? जैव निम्नकरणीय अवशिष्ट वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित कर सरल पदार्थों में बदल दिए जाते हैं, जैसे पेपर, ऊन, पत्तियां। ये क्या हो गया? हमारे आपके जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट कहला जाते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? डल झील है, चिल्का झील है, पुलिकट झील है या मानसरोवर झील है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, तो भारत की प्रसिद्ध जो लैगून झील के नाम से जानी जाती है वह है चिल्का झील और यह किस राज्य पर स्थित है? आपके उड़ीसा राज्य पर स्थित है। जी हाँ साथियों, उड़ीसा में स्थित चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील है और यह खारी पानी की एक लैगून झील है। तमिलनाडु के तट पर स्थित पुलिकट झील जो है ये भी लैगून झील का एक उदाहरण है। लेकिन सबसे बड़ी झील की बात करें तो चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील है जो कि उड़ीसा राज्य पर स्थित है। अगला प्रश्न है, साथियों जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं? लौह एस के लिए प्रसिद्ध हैं, माइका के भंडारों के लिए, स्वर्ण के भंडारों के लिए या चौथा ऑप्शन यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो जादूगोड़ा की जो खाने हैं साथियों ये आपके यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी फीडबैक करें। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम फतेह करना साथियों तो प्रैक्टिस करना, अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में एक ऐसा गांव है जो पूर्णतः आपके सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है। जी हाँ, पूर्णतः सौर ऊर्जा पर है। वह आपका गांव साजापुर है।
कस्तूरबा ग्राम है, पिपरिया गांव है या पीथमपुर गांव है? सभी कमेंट कीजिएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? वह है साथियों कस्तूरबा ग्राम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और हो सके तो एग्जाम के बाद हम अवश्य यहाँ पर एक बार घूमने जाएंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट? सभी कमेंट कीजिएगा। तो निम्नलिखित भारत में या निम्नलिखित में से जो है भारत का ऐसा जो पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी इकोसिस्टम अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है वह आपका है पश्चिमी घाट। जी हाँ। अगला प्रश्न है, तापीय विद्युत को किसकी बात करेंगे? आपके तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? बिटुमेंस, आपके लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या पीट की बात करेंगे। तो तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए जिस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वह साथियों एंथ्रासाइट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी हैं? वार्षिक वर्षा में वृद्धि के लिए, बांधों में गाद अधिक जमने की बात करेंगे, अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि की बात करेंगे या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि वहाँ पर अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि हो रही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन की वजह से। जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 1996, 1999, 2 या 2006, 2010? अर्थात साथियों जैव विविधता का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है वह 2010 माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? तो जस्ट अभी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की जो थीम थी, हम समाधान का हिस्सा हैं। क्या थीम थी हमारे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की? हम समाधान का हिस्सा हैं। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की वर्ष 2021 की थीम जो है 2020 में क्या थी? हमारे समाधान प्रकृति में है। ठीक है, 2020 की थीम क्या थी? हमारे समाधान प्रकृति में है। और वहीं पर 21 की हमारी थीम क्या है? क्या थी? हम समाधान का हिस्सा हैं। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर की निरंतरता को दर्शा रही। आई होप समझ गए होंगे। बात करेंगे प्रश्न की। आर्टोकार्पस इंडिका वैज्ञानिक नाम है अमरूद का, अनानास का, सिल्वर ओक का, कटहल का? सभी कमेंट कीजिएगा। काफ़ी बार आम के वैज्ञानिक नाम का पूछा जाता है, लेकिन इस बार आपके कटहल का यह वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा। मैंगीफेरा इंडिका जो आपके आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न रेशों में से कौन जो है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास? सभी देखिए ध्यानपूर्वक, बहुत ही अच्छा सरल प्रश्न होते हैं। सारे प्रश्न सरल है, इजली हैं, बशर्ते आप प्रश्न को समझ लीजिए। देखिए रेशों में कौन से पौधों के तने का उत्पाद है? देखिए आप देखोगे सन हो गया, पटसन हो गया और जूट, ये हमारे तने से उत्पाद है। लेकिन आप जानते हैं कि कपास होता है वह फल, ठीक है, पौधे के एक फल होता है, ठीक है, फल हो वहाँ पे बीज भी होते हैं उसमें, ठीक है, तो फूलों से प्राप्त होता है, कह सकते हैं कपास के अंदर बीज होते हैं। तो ये आपके पौधे के तने का भाग नहीं है कपास। बाकी सन, पटसन, जूट ये तने के उत्पाद हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कपास के फल से उसकी रुई निकाली जाती है, फल से निकाली जाती है। अजूर, सन, पटसन के तने का उपयोग रेशा निर्माण के लिए होता है। किस रोग का नाश हो चुका है? आपके मम्स, खसरा, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सारे प्रश्न आपके लेटेस्ट प्रश्न हैं, एनसीईआरटी के पैटर्न पर हैं। तो किस रोग का नाश हो चुका है? स्मॉल पॉक्स की बात करेंगे और इसको छोटी माता के नाम से जानते हैं। जी हाँ, छोटी माता अर्थात स्मॉल पॉक्स एक संक्रामक रोग है जिसका नाश हो चुका है। यह वायरोला विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, चिपको नारा पर इसकी
स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? जी हाँ, जो आपके चिपको नारा है, पर स्थित की स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये किसने गढ़ा? चंडी प्रसाद भट्ट ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, श्याम प्रसाद बहुगुणा की बात करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी आपके पिचनी देवी की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिए। चिपको नारा पर स्थित की स्थायी जो अर्थव्यवस्था है साथियों, यह आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़ा था। और आपको पता है चिपको आंदोलन से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा है कि पर इसकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। 1970 के दशक में वनों को बचाने के लिए एक संगठित चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में थी। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में से थे। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नर एनाफ्लीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? देखिए, अभी तक जितने आपने प्रश्न देखा होगा कि मादा से प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब मॉडरेट करके नर का पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो नर एनाफ्लीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? आदमी के खून से, क्यूलेक्स के खून से, फूलों के मधु से, या जोंक के खून से? तो आप देखेंगे तीनों में खून खून दिया गया है, लेकिन जो आपका तीसरा ऑप्शन मधु दिया गया है, मधुर। जी हाँ, फूलों के मधु की बात करेंगे। तो एक डिफरेंट ऑप्शन भी लग रहा है आपको कि इसमें खून क्यों नहीं दिया गया है, सोचने पर मजबूर करता है हमें। तो आपको पता है मादा जो होती है अपने बच्चों को अर्थात अंडों को सेने के लिए खून चूसती है। ठीक है, तो एनाफ्लीज मच्छर जो है, यस, अर्थात नर एनाफ्लीज जो मच्छर होता है वह अपना भोजन फूलों के मधु से प्राप्त करता है। ठीक है, और मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है वह मानव के खून से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए मच्छर हमें काटते हैं, और जब काटते हैं तो खून चूस भी लेते हैं, और इससे बहुत ही बड़ी खतरनाक बीमारी भी हो जाती है। मलेरिया की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? जिला न्यायाधीश, रक्षा मंत्रालय का सचिव, वित्त मंत्री, पुलिस अधीक्षक? देखिए, राजनीतिक विधायिका से संबंधित, तो जिला न्यायाधीश ये राजनीति से कोई संबंध नहीं है। रक्षा मंत्रालय जो का या इसका जो सचिव है, पुलिस अधीक्षक। तो हमें लग रहा है कि दो ऑप्शन पर आपको लग रहा हो कि इस पर राजनीति विधायिका संबंधित है, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वह हमारा वित्त मंत्री की बात करेंगे, सी ऑप्शन, राजनीतिक विधायिका से संबंधित वित्त मंत्री। अगर आपको लग रहा है कोई और ऑप्शन हो सकता है तो आपका कमेंट का वेलकम करते हैं, आपके फीडबैक का सम्मान, और यहाँ पे आपके कमेंट का फीडबैक का सम्मान सर्वोपरि करते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? दूसरी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में? आपने दल बदल एमपी में बहुत सारा देखा होगा, तख्ता पलट पूरा क्या है, पूरी गवर्नमेंट, पूरी सरकार बदल जाती है, पूरे पक्ष विपक्ष। ठीक है, ये है तख्ता पलट अर्थात अदल बदल जो होता है। तो ये भी कानूनन के तौर पर होता है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून समाहित है। इसे 52 या 52वां, इंग्लिश में तो वहाँ नहीं जोड़ सकते हैं, तो 52वां हम कह सकते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल किया गया था, या 52वां 52 एक्ट की बात कर सकते हैं। वैसे अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है रक्षा मंत्रालय, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय, या भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड की बात करें? तो साथियों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में जो भाग लेता है वह लोकसभा की बात करें। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? दलहन का, सोयाबीन का, कपास का, चना का? तो दो प्रश्न हमारे आज यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे इस प्रैक्टिस पेपर पर, इस प्रश्न पर, कि मध्य प्रदेश के स्थान में प्रथम जो रहता है देश में वह दलहन में है, सोयाबीन में है, चना में है, लेकिन कपास में नहीं है। कपास का नाम आता है तो गुजरात का नाम सर्वोपरि आ जाता है। ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी की बात करते हैं और कपास की बात करते हैं, लेकिन दलहन, सोयाबीन, चना की बात करें मध्य प्रदेश इंडियन में नंबर 1, अव्वल नंबर 1 की बात करेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो सूची का विषय है
राज्य सूची का विषय है, समवर्ती, संघ या वैश्विक सूची का विषय है। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो आप वर्णित देखेंगे केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो जो है वह जो किस सूची का विषय है वह हमारे राज्य सूची का विषय हो जाता है। केंद्रीय, क्योंकि केंद्र से यहाँ पे जो दिया गया है केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो सूची का विषय है तो वह हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी लोग बताइएगा, राज्य का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्र की बात कर रहे हैं तो भैया राज्य नहीं हो सकता। तो खुफिया एवं जो जांच ब्यूरो होता है वह किस सूची का विषय होता है? वह आपके संघ सूची का विषय होता है। किसका होता है? संघ सूची का विषय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संघ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संसद है, एक सदनी है, 2 सदनी है, 3 सदनी है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय में जो संसद है 2 सदन में होता है। एक लोकसभा जो निम्न सदन कहलाती है आपकी, और जो उच्च सदन होता है वह राज्यसभा होता है। सभी लोग बताइए, लोकसभा और राज्यसभा भारत, और इसकी अगर बात करें कि ये जो आपके भारतीय संसद में 2 सदनी है जो लोकसभा राज्यसभा है, इसका गठन जो है भारत सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। अगला प्रश्न है, एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? किसकी बात कर रहे हैं? एकीकृत उपागम के अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम में किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? जीवन केंद्रित सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, या विषयों के समन्वित इकाई के सिद्धांत पर होना चाहिए? केवल ए, केवल बी, केवल सी या उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। आप जानते हैं, समझते हैं भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं कि एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम जो है साथियों जिस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए वह जीवन केंद्रित सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर भी आधारित होना चाहिए और विषयों के समन्वित इकाई के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तो एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम जो है जीवन केंद्रित, व्यवहार पक्ष और विषयों के समन्वित इकाई के इन तीनों सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 30वां प्रश्न, इस प्रैक्टिस पेपर का आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है कि एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। विषय वस्तु को सरल से कठिन को संगठित करने में, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने में, या मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम की गति को बढ़ाना, या उपरोक्त सभी। देखिए साथियों, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए कि विषय वस्तु को सरल से कठिन को संगठित करना चाहिए, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित भी करना चाहिए, अर्थात मंदबुद्धि एवं पिछड़े छात्रों के अधिगम की गति को बढ़ाना। तो ये तीनों जो हैं एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय तीनों बातों को आपको ध्यान देना है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे मित्र, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आउट ऑफ 30 में से आपके पर्यावरण ईवीएस के प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर 12 में से 30 में से आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है। और एग्जाम के पहले बेहतरीन यहाँ पे निचोड़ तैयारी होगी, धुआंधार तैयारी होगी, जी तोड़ तैयारी होगी, तब सिलेक्शन 101% पक्का होगा। सभी मित्रों को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।